हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे जो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती है वो कितने टाइप की होती है। एक्टिविटीज़ को जो है उसे क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में। फर्स्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। The activities which are conducted with the objective to earn money are called economic activities। यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसका ऑब्जेक्टिव होता है, जिसका मेन मोटिव होता है कि उससे हमें कुछ पैसा मिले, उससे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अगर कोई भी इंसान वर्क करता है फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑफिस में, तो उसका एक मोटिव होता है कि उसे वेजेस के रूप में क्या मिले, पैसा मिले हर मंथ, या ईयरली भी होता है तो उसे क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। तो क्या अगर किसी एम्प्लॉय को आप बोलोगे नहीं विदाउट पैसा आप मेरे यहाँ काम करो, तो कोई करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए क्या है, एक मीडियम है अर्निंग का। इसलिए जो वर्किंग होते हैं, जो भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अगर उसके लिए हमें कोई पैसा मिलता है तो वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। द एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू सर्व पीपल विदाउट द इन्वोल्यूशन ऑफ अर्निंग मनी, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसे हम लोग करते हैं अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है, जिससे हमें किसी तरह का पैसा नहीं मिलने वाला होता, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर आती है। हमने चैरिटी में कुछ दिया, कुछ पैसे अपने डोनेट किए हैं, किसी एनजीओ के डोनेट किए हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, इसमें क्या पैसे हमें मिल रहे हैं? नहीं, इसमें हम पैसे दे रहे हैं ताकि हम कुछ अच्छा काम कर सकें, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में आप कोई काम करते हो, अपने मम्मी को वाटर दे रहे हो या पापा को वाटर दे रहे हो, किसी तरह का हेल्प कर रहे हो घर हाउस होल्ड वर्क्स में या फिर ऑफिस की वर्क में, तो क्या आप उनसे पैसा चार्ज करते हो कि नहीं मैंने ये काम किया है आप मुझे पैसा दो? नहीं, ये क्या है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम ये सारे काम करते हैं क्योंकि इससे हमसे क्या मिलती है, खुशी मिलती है। इससे हमें क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। कभी कभी नहीं भी मिलता है, कभी कभी ज़बरदस्ती भी करना पड़ता है, बट कुछ नहीं, कोई नहीं होता है। तो इसी तरह जो है ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंस होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होकर दूसरों को सर्व करना होता है, दूसरों की सहायता करना होता है, ठीक है। Some of these activities produce goods and others produce services। तो यहाँ पे कहता है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि गुड्स प्रोड्यूस करती हैं और वही कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। Activities are classified into various groups according to their common attributes which are known as sectors। यही सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो एक्टिविटीज़ हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, इसे डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया गया है और इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्टर्स, ठीक है। तो जो हमारे, अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं 3 वेज में, ठीक है। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासीफाइड इन 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। सेकेंड इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। थर्ड इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर का ग्रुप। दूसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का ग्रुप, और तीसरा होता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का ग्रुप। और इस चैप्टर में मेनली हम लोग इन्हीं तीनों ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि ये प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शरी सेक्टर क्या होता है। The primary sectors are associated with the extraction and the production by directly using natural resources। यानी प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए तो वो एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे हम लोग जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसे कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट में एग्जांपल लेके बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास वीट है, तो वीट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। उसे जब हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसे जब हम लोग ग्रो करते हैं ताकि हम दूसरों को सर्व कर सकें, दूसरों को बेच सकें, और अपने लिविंगहुड को चला सके। इस जो ये एक्टिविटी होती है, यही एक्टिविटी जो है ये प्राइमरी सेक्टर के अंडर आती है।
ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट हमें नेचुरली मिल रहा है, सो वो प्रोडक्ट मिलने में जो हमने एफर्ट लगाया है, वो एफर्ट जो वो एक्टिविटीज़ जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंडर आती है। ठीक है। These includes agriculture, forestry, mining, फिशिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैसेस। सो यहाँ पे कहता है कि प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर भी आता है, फॉरेस्ट्री भी आती है, फिशिंग भी आती है, माइनिंग भी आती है और एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल और गैसेस भी आते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर से जितने भी प्रोड्यूस निकलेंगे वो सारे नेचुरल हैं। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स के लिए। सो जो भी एक्टिविटीज़ हम फॉरेस्ट में करेंगे वो भी हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी है। फिशिंग तो फिश तो हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हाँ अभी मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं, बट नेचुरली जो बात की जाए, अगर विदाउट यूजेस ऑफ टेक्निकल मेथड की बात की जाए तो हम लोग को जो फिश है वो नेचुरली मिलता है। माइनिंग की बात की जाए, यानी जो हमारे धरती के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो ओर्स हैं, उसे जो हम निकालते हैं माइनिंग करके, डिग करके, सो वो क्या है, हमारा जो भी मिनरल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये सारे जो भी एलिमेंट्स हम लोग निकालते हैं डिग करके अर्थ को, ये क्या है, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सो माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर के अंडर आती है। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशिंग जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एसेट्रा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। क्योंकि इस जो हमारे प्राइमरी सेक्टर का जो एक्टिविटीज़ है, इसमें हम लोग जो भी हमारा गुड्स होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट्स होता है, वो हम एग्रीकल्चर से या फिर डेयरी से या फिर फिशिंग से या फिर फॉरेस्ट्री से लेते हैं। इसीलिए इस सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। यानी कि प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ने के लिए। Secondary sectors are associated with processing and manufacturing, whereas टर्शरी सेक्टर अभी नहीं, पहले सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है और प्रोसेसिंग होती है गुड्स की। कौन से गुड्स की? जो हमारा हमारे नेचुरल जो प्रोडक्ट्स मिले हैं, यानी नेचर से जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वो एक्टिविटी जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आती है। सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्लूड्स दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट क्रिएट अ फिनिश्ड टेंजिबल प्रोडक्ट। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमें हम जो है सेकेंडरी सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट्स को हैज़ अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और उससे एक फिनिश गुड रेडी करते हैं जो कि पीपल जो है जिसे कंज्यूम कर सकें। ठीक है। और ये जो प्रोसेसिंग होती है, ये जो पैकेजिंग होती है, वो कहाँ होगी? ऑफकोर्सली फैक्ट्रीज़ में होगी और इंडस्ट्रीज़ में होगी। सो इसी वजह से, क्योंकि ये जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में इसकी प्रोसेसिंग होती है, सेकेंडरी सेक्टर की जो गुड्स होती हैं उसकी, इस वजह से सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ शुगर की, ठीक है, शुगर केन की, आई मीन टू से, सो शुगर केन की अगर मैं बात करूँ तो शुगर केन क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्ट है। यानी शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की गई है वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ है। बट अगर हम उस शुगर केन को लेते हैं, फिर उसे मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्री में, उसे कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, उसके साथ उससे शुगर या गुड़ बनाते हैं, तो ये क्या हुआ? ये जो एक्टिविटी हुआ शुगर केन से शुगर और गुड़ बनाने की, ये हमारी सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के अंडर आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक नेचुरल प्रोडक्ट लिया है शुगर केन, उसे फिर प्रोसेस किया है और प्रोसेस करके उसे शुगर या गुड़ में चेंज किया है। सो इसी वजह से जो हमारा शुगर होगा या गुड़ होगा, जो हमारा एक फिनिश्ड गुड्स है, ये जो गुड है इसको प्रोड्यूस करने में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में आती हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टर्शरी सेक्टर की। Tertiary sectors do not produce goods, but they provide services that support the production process. यहाँ पे कहता है
कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, एक्सेट्रा। सो ये सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सेक्टर हैं या इसमें इन्वॉल्व जो पीपल है जो इसमें एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर मैं शुगर की मैं जैसे एग्ज़ाम्पल दिया था, तो शुगर केन जो है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर, शुगर केन को प्रोडक्शन के लिए जो हमने वर्क किया था, जो एक्टिविटीज़ की थी, वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ थी। जब हमने उसे प्रोसेस किया फैक्ट्रीज़ में ले जाकर, जब हमने उससे एक नया प्रोडक्ट बनाया, एक फिनिश्ड गुड बनाया, शुगर या गुड़, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़। अब आप बताइए कि जो इंडस्ट्री है या जो फैक्ट्री है वो क्या हर किसी के घर के बगल में है? बिल्कुल नहीं है। घर के बगल में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फैक्ट्री हो, उसे कहाँ लगाया जाता है? रूरल एरियाज़ में, जहाँ की पॉपुलेशन कम हो। ठीक है, तो अब बताइए कि अगर आपके घर के आसपास में फैक्ट्रीज़ नहीं हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, सबके घर के आसपास नहीं होते, किसी किसी के घर के आसपास हो सकती हैं, मैं मतलब एक कंपैरिजन ले रही हूँ, तो सबके घर के पास तो नहीं होती हैं। हो सकता है आपके घर के पास हो, बट सबके घर के पास नहीं हो सकती है। पर फिर भी जो भी गुड्स हैं वो सबके पास अवेलेबल होती है, राइट? अगर कोई वीट ग्रोइंग फार्मर है तो उसके पास राइस की एबिलिटी भी होती है। ये एबिलिटी कैसे होती है? हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जो गुड्स मिलते हैं हम उसे क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। सो फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाने के बीच में एक बहुत ही लंबा चेन होता है, और इस चेन के लिए हमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, कि फैक्ट्री से आपकी जो रिटेल शॉप्स हैं वहाँ तक उसे पहुँचाना है। अब जैसे कि फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री है या फिर इंडस्ट्री है, वो क्या करती है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपने गुड्स को भेजती है। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो होलसेलर के पास अपने गुड्स को भेजता है, और फिर जो होलसेलर होता है वो फाइनली रिटेलर के पास अपने गुड्स को बेचता है, और रिटेलर से ही हम लोग सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो ये होता है पूरा एक सिस्टम। तो अब फैक्ट्री से लेकर रिटेलर्स के पास तक आने तक वो जो हमारा गुड्स है उसको स्टोरेज की ज़रूरत है। स्टोरेज तो चाहिए उसके लिए, अगर स्टोर नहीं करेंगे तो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? तो उसको स्टोर करते हैं किसी व्हीकल पे, बड़े बड़े ट्रक्स में स्टोर होता है वो सारा चीज़, और फिर वहाँ से हम क्या करते हैं? उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं फैक्ट्री वाले एरिया से डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, आई मीन टू से सॉरी, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि किसी को भी किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर हमें ब्रेड मिल रहा है, अगर हमारे एरिया में ब्रेड मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे ही एरिया में ब्रेड मिलेगा। नहीं, अगर हमारे एरिया में ब्रेड मिल रहा है तो केरला में भी ब्रेड मिलेगा, जम्मू में भी ब्रेड मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा, झारखंड में भी मिलेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि अगर ब्रेड का प्रोडक्शन हमारे सिटी में या फिर हमारे टाउन में हो रहा है तो वो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड रह जाएगा। नहीं, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसे बांट दिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, हम किसी को दे रहे हैं, अगर क्रेडिट पे दे रहे हैं, अगर कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कैश में ही हमने गुड्स दिया, उसी समय हमने ले लिया पैसा उसका, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम उसे कुछ साइट पे दे रहे हैं कि हाँ 10 दिन के बाद आप पैसे देना, 20 दिन के बाद आप पैसे देना, तो हो सकता है वो कैश भी ला कर दे, हो सकता है वो बैंक का भी यूज़ करे, बैंक से ही आपके खाते में डायरेक्ट ये कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, है ना? और वैसे भी अभी तो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि नहीं? तो इसीलिए जो भी ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ट्रांसपोर्ट करने की, स्टोरेज की, कम्युनिकेशन की, बैंकिंग की, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये टर्शरी सेक्टर के अंडर आती हैं। टर्शरी सेक्टर के अंदर जो है हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, बट गुड्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो अच्छे से डेवलप कर पाए। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स सब एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स, doctors, lawyers, teachers, barbers, etc. and information technology such as software industry,
इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ्स, बिजनेस प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग। ठीक है, सो यहाँ पे कहता है कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ये प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है, बल्कि इसके अलावा वो और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो डॉक्टर्स हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉयर्स हैं हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स हैं हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बार्बर्स है वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो ग्रुप होते हैं ये भी टर्शरी सेक्टर के अंडर ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखो डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स कोई गुड का तो प्रोडक्शन करते ही नहीं करते ना। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो क्या आपको आपके साथ कुछ प्रोसेसिंग करके कुछ डिफरेंट बना देते हैं क्या? आपको आदि मानव जैसा नहीं बनाते ना, आपको ठीक करते हो, कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे आप रिकवर कर सको, आपकी इंजरीज जो है वो ठीक हो सके, राइट। तो डॉक्टर्स ने कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, ना ही नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ किया है, ना ही कोई नया प्रोडक्ट बनाया है। तो इस वजह से जो है इन्होंने क्या किया, बस एक सर्विस प्रोवाइड किया है। सो इसी वजह से जो है इनको टर्शरी सेक्टर के अंडर रखा गया है। अब जैसे कि टीचर, तो टीचर क्या करता है, वो पढ़ाता है ना। अब पढ़ाता है, टीचर तो कोई नया गुड्स नहीं बना देता। जैसे कि चिल्ड्रन को आप भेजोगे और एडल्ट बना के भेज देगा आपके पास, उनके पेरेंट्स के पास, आई मीन टू से, हाँ ऐसा तो नहीं होता। वो क्या करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं ताकि वो अच्छा इंसान बन सके फ्यूचर में जाके। सो टीचर यहाँ पे किसी गुड्स का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से टीचर्स को भी टर्शरी सेक्टर के अंडर रखा गया है। ठीक है, अब जैसे एटीएम बूथ्स, तो एटीएम बूथ्स में क्या होता है कि एटीएम बूथ्स में ऐसा तो नहीं होता कि आप एटीएम में जाते हो, जैसे कि आप पतले गए और वहाँ से एटीएम से बाहर निकले तो मोटे होकर आओगे, ऐसा तो नहीं है। तो ना ही कोई नया गुड्स का प्रोडक्शन कर देता है एटीएम में घुसने से, ऐसा तो नहीं है कि ये इंसान जाओगे और उधर से कुरकुरे चिप्स ऐसे निकलोगे, ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती हैं, कोई गुड्स का फॉर्मेशन नहीं करती, ना ही नेचुरल प्रोडक्ट देती है हमें, इसलिए ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये हमारी टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में आती हैं। ओके, आई होप कि क्लियर है। ओके देन, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। सो फर्स्ट है हमारा पॉइंट, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। ऑल द 3 सेक्टर्स आर लिंक्ड और इंटरकनेक्टेड। सो यहाँ पे कहता है कि सब जितने भी ये 3 सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, देखो अब जैसे कि कॉटन है, नेचुरल प्रोडक्ट है। अगर आप कॉटन को फैक्ट्री में नहीं भेजोगे तो क्लॉथ कैसे बनेगा? अगर क्लॉथ नहीं बनेगा तो फिर ट्रांसपोर्टेशन किस बात का, ट्रांसपोर्टेशन किसका करोगे? जब क्लॉथ ही नहीं है तो आप किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करोगे? ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। यानी अगर प्राइमरी प्रोडक्ट कॉटन हमें ना मिले तो फिर हमारा सेकेंडरी सेक्टर भी ठप हो जाएगा और टर्शरी सेक्टर भी ठप हो जाएगा, राइट। तो फिर देखते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। सो दे आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर्स एंड आर नॉट मेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। यानी ऐसे गुड्स जिसका प्रोडक्शन हो चुका है, जिसकी पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है और जो कि अब रेडी है कि कस्टमर के द्वारा वो कंज्यूम हो सके, ऐसे गुड्स और सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि शुगर क्या है, एक हमारा फाइनल गुड्स है जिसे हम लोग अब कंज्यूम कर सकते हैं, यानी जो कस्टमर से उसे कंज्यूम कर सकते हैं। बिस्किट क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है, अब हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, बस रिटेलर के पास जाना है, खरीदना है और खा लेना है, सिंपल है ना। तो बिस्किट हो गया, शुगर हो गया, जितने भी गुड्स है जो कि अब आगे प्रोसेस नहीं हो सकते, वही सारे गुड्स होते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात करते हैं हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी की। The sum of the value of all final goods and services produced in all 3 sectors in a particular year is called gross domestic product (GDP) of a country. It shows the total production in a country. So यहाँ पे कहता है कि जब हम तीनों सेक्टर में हुए प्रोडक्शन के कॉस्ट को ऐड कर देते हैं एक साल में तीनों सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसके कॉस्ट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जीडीपी निकल जाता है। ठीक है, जीडीपी से हमें पता चलता है कि एक साल में हमारे कंट्री में तीनों सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है,
The task of estimating the GDP in India is undertaken by the Central Statistical Office (CSO) working under the Ministry of Statistics and Program Implementation Government of India. So यहाँ पे कहता है कि ये जो GDP है इसको कैलकुलेट करने का जो जिम्मा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो है इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी CSO को दे रखी है. वही जो है हर साल इस GDP को निकालते हैं और फिर हमें बताते हैं कि एक साल में हमारे कंट्री में तीनों सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है. ठीक है, अब बात करते हैं कि इन तीनों सेक्टर्स में कौन कौन से चेंजेस आए हैं. अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करें तो एंशिएंट पीरियड से लेकर अभी तक किस किस प्रकार के चेंजेस आए हैं इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं. ठीक है, The developed countries have gone through historical changes in the economic sectors as the economic activities has gradually shifted from primary to secondary to tertiary sector. Now, service sector has become the most prominent sector. So यहाँ पे कहता है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर आप उनके डेटा को देखें, उनके जीडीपी को देखें, तो हम काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखेंगे. एंशिएंट टाइम में जहाँ पर प्राइमरी सेक्टर बहुत ही डोमिनेंट हुआ करता था, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो डोमिनेंसी है वो सेकेंडरी सेक्टर में चला गया. धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो गया. बट धीरे धीरे फिर टाइम के साथ अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी की बात करेंगे तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ का जो टर्शरी सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं होता ना कि अब सपोज कीजिए कि साइंस, मैथ, SST, हिंदी, इंग्लिश है. ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो अगर बात करें तो बच्चे किसको ज़्यादा टाइम देंगे? मैथ्स को, क्योंकि वो प्रैक्टिस वाली चीज़ है. अब इसका मतलब ये तो नहीं कि साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, बट जो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें कंपेयर करने में वो हमारा मैथ्स या साइंस आ जाता है ना. तो लाइक वाइज जो है पहले जो था वो प्राइमरी सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, फिर सेकेंडरी सेक्टर हुआ, और अगर मैं अभी की बात करूँ तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ की टर्शरी सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये तो बात हो गई डिफरेंट कंट्रीज़ की. अब बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया में जो सेक्टर्स हैं वो कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे उसमें चेंजेस आए हैं इसके बारे में. सो द टोटल GDP इन इंडिया वॉज 10 lakh crore in 1970 to 1971 with dominance of primary sector. But in 2010 and 11 the GDP is 50 lakh crore with service sector has dominant. तो यहाँ पे कहता है कि अगर हम लोग 1970 या 1971 की जब बात करते हैं तो इंडिया का जो GDP था वो 10 लाख करोड़ का था, और उस समय जो डोमिनेंट था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर था वो प्राइमरी सेक्टर हुआ करता था. बट अगर हम वहीं पे 2010 और 11 की बात करें तो उस समय इंडिया की GDP जो है 50 लाख करोड़ की है. बट उस समय अगर देखा गया तो उस समय क्या देखा गया कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका इम्पोर्टेंस डिक्रीज हो गया है और जो टर्शरी सेक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है. अब ये क्यों हुआ कि टर्शरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट हो गया, इसके बारे में पढ़ते हैं. The reasons for such quantum increase are mentioned below. First, demands for basic services like hospitals, education, institution, postal services, police station, banks, insurance companies, administrative offices, defense, etc. have increased. क्योंकि धीरे धीरे देखिए क्या हुआ कि इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. अब अगर पॉपुलेशन बढ़ गया, अगर लोग ज़्यादा हैं तो हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर लोग ज़्यादा हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, पोस्टल सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, पुलिस स्टेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बैंक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. सो इसी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है जो इम्पोर्टेंस है वो प्राइमरी सेक्टर का डिक्रीज़ हो गया और टर्शरी सेक्टर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे. ठीक है, सेकेंड है ग्रेटर डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर हैज़ इंक्लूड डिमांड फॉर सर्विस सेक्टर ग्रोथ लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज. यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा उसके दुगने स्पीड से जो है टर्शरी सेक्टर बढ़ गया. क्यों बढ़ गया उसका प्रोडक्शन?
सर्विसेज देने का जो ये था लेवल था वो क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया क्योंकि जितने भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है, जितने सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है, उनका स्टोरेज करना है, उनके साथ डिफरेंट पीपल के साथ ट्रेड करना है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए, काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। सो इसी वजह से क्या हुआ कि टर्शरी सेक्टर के बढ़ने का ये भी एक रीज़न हो गया। ठीक है। थर्ड है, with the rise in income, better quality of life and better standard of living like tourist, shopping, private hospital, professional trainings etc. which enhance service sector. So क्या हुआ कि सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी होने लगी। अब जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एग्रीकल्चर जो होते हैं वो फार्मर्स करते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट का फेस करना होता है। सो उनकी लाइफ काफ़ी टफ होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में करने में क्या होता है कि लाइफ टफ हो जाती है। फिर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें यानी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। आप दिन भर फैक्ट्रीज में लगे रहते हो, प्रोडक्शन करते हो, पैकेजिंग करते हो। हाँ, टर्शरी सेक्टर में भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है। तो इसी बेनिफिट को देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए टर्शरी सेक्टर के लिए और धीरे धीरे जो टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गया। ठीक है। थर्ड है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन सर्टेन न्यू सर्विसेज हैव एंटर्ड इंडियन मार्केट लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज व्हिच हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो धीरे धीरे नई नई सर्विसेज भी आना स्टार्ट हो गई, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आ गया, फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गया। अब अगर मैं बात करूँ पुराने ज़माने की, अगर मैं बात करूँ 1970 की, ठीक है, तो क्या 1970 में इतने सारे फ़ोन्स थे? नहीं। इतने सारे सर्विस सेक्टर्स थे? सर्विस क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर केयर, या कस्टमर केयर थे? नहीं थे। उस समय तो बहुत ही मुश्किल से आई थिंक एक विलेज में कहीं फ़ोन होता था, टेलीफोन, या नहीं भी होता था। ठीक है, इतना उस समय कमी थी फ़ोन्स की। बट अभी देखिए कितने सारे फ़ोन्स हैं, कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। गूगल जो है, गूगल की अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या 1917 में गूगल था? नहीं था। अब तो गूगल आ गया है। तो अब क्या है कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी ईजिली हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। तो इसीलिए लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं टर्शरी सेक्टर में, क्योंकि टर्शरी सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ देती है। टर्शरी सेक्टर जो है वो नए नए जॉब्स प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए जब लोग ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे तो ऑफकोर्स टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो प्राइमरी, क्योंकि पहले इन सभी टेक्निक्स के बारे में, इन सभी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, सर्विसेज के बारे में हमें नहीं पता था। सो इसीलिए जो था प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। बट धीरे धीरे जब ये सर्विसेज हमसे इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो हमें पता चल रहा है कि हाँ, ये हमें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। तो इसलिए लोग जो है प्राइमरी सेक्टर से फिर कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट कर गए, और इसी वजह से जो टर्शरी सेक्टर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। अब देखते हैं कि कौन से सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, आइए। So, following are the employment patterns. First, although the share of primary sector in GDP of the country is just 20%, but after 65 years of independence, it still employs more than 50% of population. So, यहाँ पे कहता है कि although अगर मैं बात करूँ GDP की, तो इंडिया के GDP में जो है प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो सिर्फ 20% है। ठीक है, लेकिन फिर भी 50% पॉपुलेशन यानी भारत की 50% जो आबादी है, आधी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में ही इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि उनके पास जो है उनको इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, वो अनअवेयर हैं। ठीक है, सो इसी वजह से क्या है कि 50% पॉपुलेशन जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। पर अब आप बोलोगे कि इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो इनका जो शेयर होना चाहिए जीडीपी में वो बढ़ जाना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब सपोज़ करो कि तुम्हारे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है। ठीक है, उस 1 हेक्टेयर ज़मीन में 10 लोग काम करते हैं। ठीक है, अब उस 10 लोग काम करके अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं क्रॉप्स का। बट अब आप क्या करो कि उन 10 लोगों के साथ और 10 लोग ऐड कर लो, यानी 20 लोग कर दो। ठीक है, 20 लोग काम करेंगे, 20 फार्मर्स काम करेंगे। तो क्या उन 20 फार्मर्स के काम करने से उस लैंड से जो आने वाला हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा क्रॉप है, उसका अमाउंट इंक्रीज़ कर जाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसका अमाउंट तो उतना ही रहेगा, भले 10 इंसान काम करे या 20 इंसान। उसकी भी तो एक लिमिट है ना कि वो कितना प्रोवाइड कर, कितना जो भी क्रॉप है उसको प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि 10 लोग, अगर वो बोले कि अच्छा पहले आप 10 लोग काम करते थे ना, इसीलिए मैंने
100 केजी ही राइस का प्रोडक्शन किया था। अब आप 20 लोग आ गए ना, तो आपके लिए मैं 100 केजी कर देता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसका एक लिमिट होता है। किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन का एक लिमिट होता है। भले ही आप उसके प्रोडक्शन में काम करने वाले वर्कर्स को इंक्रीज़ कर दो, डिक्रीज़ कर दो, डिक्रीज़ कर दोगे तो इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसको इंक्रीज़ करते जाओ तो उससे प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला आपके लिए। अब आप मान लो कि जैसे मम्मी है आपकी, ठीक है, तो अगर मेरी मम्मी है, ठीक है, मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, जैसे मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी खाना बनाती है, ठीक है। अब मैं उस खाना बनाने में चली जाऊँ, मैं उनके साथ मतलब गप्पे करने लगूँ, बातें करने लगूँ, और फिर बोलो कि चलो ठीक है, खाना भी बना रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तो क्या उससे जो मेरा जो खाना बनाने का स्पीड है, या फिर जो मेरा, मान लो कि चावल दाल और सब्ज़ी बना रहे हैं, ठीक है, तो चावल दाल सब्ज़ी ही बनेगा ना। अब मेरे जाने से वो चावल दाल सब्ज़ी डोसा सांभर में तो नहीं चेंज हो जाने वाला, बिल्कुल नहीं। या फिर चावल दाल सब्जी पकौड़े में तो चेंज नहीं हो जाने वाला, ऐड तो नहीं होगा। मेरे जाने से क्या होगा, मैं क्या कर रही हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ कि चलो मैं खाने बनाने जाती हूँ तो मैं कुछ डिस्कस कर लूँगी, मम्मी के साथ कुछ बातें कर लूँगी, है ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो लाइक वाइज जो है हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें मतलब 50% पॉपुलेशन इन्वॉल्व तो है, बट उतनों की ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। वो क्या होता है ना कि जितने की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयड है वहाँ पे, क्योंकि उनको कोई दूसरे काम के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है उनके पास कि उन्हें पता चले कि हाँ इसके अलावा भी कुछ हमारे पास वर्क है जो हम कर सकते हैं। सो इसी वजह से जो है प्राइमरी सेक्टर में 50% पॉपुलेशन जो है वो काम तो कर रही है, बट जीडीपी का जो शेयर है प्राइमरी सेक्टर को वो सिर्फ 20% ही मिलता है, ठीक है। सेकेंड, the tertiary and the secondary sectors have not created enough jobs to enable a sustainable number of people to migrate from agriculture to these sectors। और दूसरा रीज़न ये है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो टर्शरी सेक्टर है उसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल की ज़रूरत होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो अबंडेंट की मतलब बहुत सारे लोगों को ले सकता है अपने सर्विस के अंदर, नहीं ले सकता है। जैसे कि बैंक है, तो बैंक में भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं कि आप उतना ही ले सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि जितने आपके आसपास के रहने वाले जितने रिश्तेदार हैं या फिर जितने नेबर्स हैं सबको बुला के बोलोगे नहीं चलो मेरे साथ बैंक में काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है। एक लिमिटेड सीट होता है। तो एक ये भी रीज़न है कि प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा इसलिए एम्प्लॉयड है क्योंकि उनको वो इजी लगता है। अपनी ज़मीन है, अपना आराम से प्रोडक्शन करो, अपना आराम से बेचो सामान जो भी हमने प्रोड्यूस किया है। उनको कुछ लिविंगहुड तो मिल रहा है, कुछ पैसा तो मिल रहा है ना, जिसकी वजह से वो अपना लिविंगहुड चला पा रहे हैं। बट अगर टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर बैंक ज़्यादा खुलेंगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आएगा। अब बैंक अगर 1-2 खुलेगी, अगर एक बैंक में 5 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो 2 बैंक खुलती तो 10 एम्प्लॉयज़ को ही नौकरी मिलेगी। और बाकी अब 10 एम्प्लॉयज़ को नौकरी मिलेगी तो उस 10 इंसानों को जिसको नौकरी मिली है उस पर पूरा देश के जो लोग हैं वो तो डिपेंड नहीं हो सकते, है ना। तो ये एक और रीज़न है कि लोग प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व है। तीसरा है द एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर वेंट अप ओनली बाय 3 times, द एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर वेंट अप बाय 5 times। अगर हम लोग इंडिपेंडेंस से बात करें तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनमें जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है, और वहीं अगर टर्शरी सेक्टर की बात करें तो 5 गुना ज़्यादा बढ़ा है। अब आप बताओ, इतना क्राउडेड हमारा कंट्री है, आई मीन इतनी पॉपुलेटेड हमारी कंट्री है, और इसमें सिर्फ 3% और 5% की इंक्रीजमेंट से क्या होगा। हमें और ज़्यादा जो जॉब्स है उसे निकालना पड़ेगा, उसके एम्प्लॉयमेंट्स के लिए ध्यान देना पड़ेगा, पीपल के एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि जो पीपल का जो स्ट्रेंथ है उसे हम लोग करेक्ट डायरेक्शन में लगा सके और फिर अपने भारत को, अपने इंडिया को क्या कर सके, डेवलप कर सके, राइट। Distinguished unemployment also occurs in urban areas. There are thousands of casual workers like plumbers, painters, repair workers, odd job craftsmen, carpenters, etc. who search for daily employment in towns and cities. So यहाँ पे कहते हैं कि distinguished unemployment जो है क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे distinguished unemployment क्या है।
तो डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि यहीं पे बता देते हैं, आगे पता नहीं कहाँ है, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो मिलती है बट रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। लाइक जो भी प्लम्बर्स होते हैं, अब आपके घर के नल का पाइप खराब होगा तभी तो आप प्लम्बर को बुलाओगे। ऐसा तो नहीं है कि डेली डेली प्लम्बर को बुलाओगे, भैया आओ हमारा पाइप चेक करो, खराब तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है। पेंटर है तो आप क्या करोगे, साल में एक बार पेंट कराओगे, 2 बार पेंट कराओगे, 3 बार पेंट कराओगे, बहुत कराओगे तो, है ना। अब ऐसा तो नहीं करोगे डेली पेंटर को बुलाओगे, भैया पेंट करो हमारा घर, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारे घर का कलर चेंज करो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो इस तरह क्या होता है कि जो भी प्लम्बर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, रिपेयर वर्कर्स होते हैं, तो इन लोगों को क्या है कि जब आपको मतलब कुछ खराबी आती है तभी हम उसे बुलाते हैं, ऐसे डेली रेगुलरली हम नहीं बुलाते, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि उन्हें डेली बेसिस नहीं मिल पाता है, वो अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट होता है, कभी मिलेगा भी कभी नहीं भी मिलेगा, है ना। चलिए फिर अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग जो हैं दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ठीक है। सो द वेज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट आर एज फॉलोज। फर्स्ट, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल वेज, यहाँ पे कहता है कि हम लोग टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करें। अब देखते हैं कि टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या हो सकते हैं। Technical facilities like irrigation, ability of hybrid seeds, awareness about modern techniques of agriculture, increase of production of arable areas and lands, increase the requirement of human force in agriculture. So, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ है वो हमारे फार्मर्स को देने पड़ेंगे, जैसे कि इरिगेशन की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं उसे प्रोवाइड कराना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्निक्स जो होते हैं एग्रीकल्चर के जो बाहर भी यूज़ होते हैं जिससे प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, उन सभी चीज़ों को क्या करना होगा, इंट्रोड्यूस कराना होगा हमारे फार्मर्स से, ताकि वो जो है जो भी लोग हैं फार्मर्स जो हैं उन्हें प्रॉफिट मिल सके, उनकी अर्निंग क्या हो, बढ़ सके, और जो दूसरे लोग हैं वो भी क्या हो, एम्पावर हो कि उन्हें भी फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे फार्मर्स हैं सबसे पहले तो उन्हें पता नहीं होता कि मॉडर्न टेक्निक्स क्या होते हैं। अब वो वेट करते रहते हैं, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं कि वो वेट करेंगे बारिश होने का। अब सपोज़ कभी अभी तो देख रहे हो कि बहुत ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और भी क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से जो हमारी बारिश है वो टाइम पर नहीं आती है, कभी मई में हो जाती है बारिश, कभी मई में, कभी जून में, कभी जुलाई में, ऐसे होती रहती है ना, कोई एक डेफिनेट टाइम नहीं है। पहले हुआ करता था बट अब नहीं है। तो अब जो फार्मर रेन का वेट कर रहे हैं, तो अगर रेन टाइम से नहीं हुआ तो उनका तो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर क्या होता है, उनको हार्म होता है, लॉस ऑफ मनी होता है, उन्होंने जो भी मेहनत की होती है सब पानी में बह जाता है ना। अब अगर मैं बात करूँ कि रबी क्रॉप्स की, तो अगर आप रबी क्रॉप्स को खारिफ क्रॉप में अगर जाके रोपोगे तो क्या वो होगा, बिल्कुल नहीं होगा, जीरो पॉसिबिलिटी है उसके होने की। तो इस वजह से क्या होता है कि जितने भी फार्मर्स हैं उनके पास करेक्ट नॉलेज नहीं होता कि भाई कैसे कैसे चीज़ों को यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से उन्हें सफ़र करना होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करना होता है, ठीक है। अब सारे फार्मर्स ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिन्हें हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं ना कि इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, अब सपोज़ एक एग्जाम्पल देते हैं, ये हमने बहुत बार सुना है कि फसल में कीड़े लग गए और फसल बर्बाद हो गया, ठीक है। तो फसल में कीड़े लग गए तो क्यों लग गए, क्योंकि उस फार्मर को नहीं पता था कि हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है। अगर वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया होता तो उसका जो क्रॉप है वो कुछ हद तक जो है वो इंसेक्ट से बच सकता था, है ना, डिस्ट्रॉय होने से बच सकता था। अब कुछ फार्मर्स हमारे कंट्री में ऐसे हैं कि जो कि इन फर्टिलाइज़र्स या इन पेस्टिसाइड्स कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो गुड्स हमें मिलनी चाहिए वो गुड्स हमें नहीं मिल पाती है। तो इसलिए जो जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसका ना ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ना कम यूज़ करना चाहिए, लिमिटेड वे में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी फार्मर्स हैं या जितनी भी डिफरेंट सर्विसेज में इन्वॉल्व पीपल हैं उन्हें बताया जाए कि हाँ ये नए टेक्निक्स आई हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हो और अपने काम को और आसान बना सकते हो।
Institutional support like market, transportation, storage facilities, other processing units in the nearby suburban areas would increase employment of the farmers and other sectors. So यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम और मार्केट खोल दें और ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम कर दें और स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करें तो इससे क्या होगा कि जो हमारे गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी स्मूथली होगा और जो फार्मर्स होंगे वो भी इंकरेज होंगे कि हमें प्रोडक्शन करना है, उनको भी हेल्प मिलेगी, वो भी एक साथ में डिफरेंट क्रॉप्स का प्रोडक्शन करके काफ़ी अच्छी अर्निंग क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की, वो है प्रमोशन ऑफ अलाइड एग्रीकल्चर। There is a need to diversity. The agriculture has more than 60% of the people are employed in it. Farmers should be encouraged to adopt aligned agriculture activities like pisciculture, horticulture, animal rearing for milk and products, beekeeping for honey, along with cultivation of crop. तो यहाँ पे कहता है कि अगर हम लोग को प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ को और इंक्रीज़ करना है, अगर फार्मर्स की और हेल्प करना है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि उनको अलाइड एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ साइड में और भी काम करना चाहिए जिससे कि उनको क्या हो, एक्स्ट्रा इनकम हो। लाइक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के साथ वो क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को भी पाल सकते हैं, एनिमल को भी अपने साथ रख सकते हैं, डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, उनका जो मिल्क है, उनका जो प्रोडक्ट है, एग है, इन सबको क्या कर सकते हैं, बेच के कुछ पैसे कमा सकते हैं। वो अपनी ही जो उनका एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, यानी कुछ फ्रूट्स कुछ वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, है ना। ताकि मान लो अगर कोई सीरियल लगाया, कोई वीट है, कोई राइस लगाया है तो उसके बगल में वो अपने लिए वेजिटेबल भी ग्रो कर सकता है। जो वो वेजिटेबल कंज्यूम करेगा, वीट राइस वो तो उगा ही रहा है और अगर साथ में वेजिटेबल्स या फ्रूट्स भी करता है तो उसे फिर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि उसका इनकम बढ़ेगा, उसके एक्सपेंस कम होते जाएंगे फार्मर्स के और उनकी इनकम क्या होगा, बढ़ती जाएगा। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बैंक क्रेडिट। मोस्ट फार्मर्स डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट like relatives and friends, traders, money lenders, etc., who charge a very high rate of interest. So, setting up commercial banks to provide loan to farmers at cheaper rates will help them. तो यहाँ पे कहते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम लोगों को सेटअप करना पड़ेगा फार्मर्स की हेल्प के लिए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ हम लोग बैंक क्रेडिट यानी बैंक से लोन लेने के सिस्टम को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना होगा। क्या होता है कि जब गांव में हम लोग जाते हैं तो गांव में जो फार्मर्स होते हैं ना, वो अपने जो रिलेटिव्स होते हैं या अपने फ्रेंड्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, मनी लैंडर्स होते हैं, उनसे वो लोग कर्ज़ ले लेते हैं और जो कर्ज़ देने वाले हैं यानी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, वो क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं, 10%, 20% ऐसे इंटरेस्ट लगा देते हैं। जिससे कि क्या होता है कि अगर कोई फार्मर 10,000 का लोन लिया रहता है और उस पर फिर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, सपोज़ 10,000 के लोन पे अगर उसे 10% का इंटरेस्ट देना पड़ा यानी 1,000 और यानी जब उसे देना जब वो टाइम पीरियड सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब वो पैसा रिटर्न करेगा तो उसको 10,000 नहीं 11,000 देना पड़ेगा। सो उससे क्या होता है कि जो उसकी इनकम होती है फार्मर की वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ बैंक लोन्स की तो बैंक जो है वो फार्मर्स को काफ़ी चीप रेट्स पे लोन देती है, ठीक है। अभी तो बहुत सारे स्कीम्स भी आए हैं जिससे जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा चीप रेट्स में जो है इंटरेस्ट पे जो है ये मिलता है, लोन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर फार्मर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए, उन्हें बताया जाए कि भैया बैंक है वो आपको इससे कम ब्याज पे जो है पैसे देगी, आपको लोन देगी, ताकि वो इनकरेज हो बैंक से लोन लेने के लिए और उनका जो इनकम है, उनका जो प्रॉफिट है वो मेंटेन रहे। सो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि बैंक का सेटअप जो है रूरल एरियाज़ में कराया जाए और लोगों को जागरूक बनाया जाए, स्पेशली फार्मर्स को जागरूक बनाया जाए कि आपको लोन्स लेना है। अब क्योंकि फार्मर्स जागरूक नहीं है इसी वजह से क्या होता है, जो नीरव मोदी जैसे लोग हैं वो लोन लेके भाग जाते हैं, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इवन गवर्नमेंट को और बैंक को भी इंश्योर करना चाहिए कि फार्मर्स को भी लोन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ऑल्दो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज बनाई गई हैं बट फिर भी ये प्रॉपरली जो है बैंक्स के लोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। चलिए फिर नेक्स्ट में आते हैं
By promoting cottage and small steel industries in rural and semi-rural areas which can generate employment for the large number of people. For example, setting up rice or dal mills so that some farmers can work in those mills. Opening of cold storage and food processing industries can set up the agricultural products like potatoes, sweet potatoes, tomatoes, rice, feed and fruits. So यहाँ पे कहता है कि दूसरा वे जो है वो है कि हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को खोल दें, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो वहाँ पे एम्प्लॉयड हो सके। जैसे कि अगर हम चाहें तो कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हैं कि जितने भी गुड्स हमारे प्रोड्यूस हुए हैं, सपोज़ वेजिटेबल्स हैं जो ख़राब होने वाले हैं, उसे हम लोग वहाँ पे स्टोर करें, वहाँ पे प्रिजर्व करें। इससे दोनों को फ़ायदा होगा, दो तरीके से फ़ायदा होगा। आई मीन टू से फर्स्ट होगा कि जो फार्मर्स है उनका जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स है वो ख़राब नहीं होगा, पहला प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट क्या होगा कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा। कोल्ड स्टोरेज को हैंडल करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत तो होगी ही, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा। सो इसलिए यहाँ पे आपको तरीका बता रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आप लोग कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हैं, हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं जहाँ पे हम लोग पोटैटोज़ का या स्वीट पोटैटोज़ को या फिर टोमेटोज़ को क्या करें, प्रोसेस करें। पोटैटोज़ से चिप्स बना सकते हैं, टोमेटोज़ से हम लोग केचप वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या करें कि अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। Fourth point, improvement in rural infrastructure. Rural areas lack basic facilities like roads, transportation, banking, warehousing, market, etc. Government should invest more in developing connecting between village and markets. They will provide more productive employment to farmers as well as others who are employed in services like transport and trade. सो यहाँ पे कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गाँव के एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स बनाए जाएं, बैंकिंग सिस्टम हो, वेयर हाउसिंग हो, मार्केट्स हो, जिससे कि क्या होगा कि जितने भी हमारे जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं वो ईज़ी एक दूसरे के बीच में ट्रांसमिट हो सके। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो रोड हैं वो विलेज को मार्केट से ज्वाइन करते हो, ताकि जो फार्मर्स हैं वो मार्केट में जाके अपने प्रोड्यूस को, अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सके, बेच सके। अब यहाँ पे क्या होता है कि रोड्स तो बनता है, बट कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं कि प्रॉफिट और मार्जिन अपना बढ़ाने के लिए घटिया रोड बना देते हैं। तो रोड तो बन गया, अब क्या होता है कि 2 साल के बाद वो रोड टूट जाता है, ठीक है। अब वो जो परेशानी फार्मर को तो वो रोड बनने से पहले थी, वो परेशानी फिर रोड बनने के 2 साल बाद भी उनको देखनी पड़ती है। अब फार्मर की अब जो गवर्नमेंट है उनके रिकॉर्ड में तो लिखा हुआ है कि भाई रोड बन गया है, अब वो तो निश्चिंत है कि चलो भाई 10 साल 15 साल तक ये रोड टूटने वाला नहीं है। बट उन्हें क्या पता है कि भाई वो रोड टूट चुका है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी सोशल वर्कर्स हैं या फिर जो फार्मर्स हैं वो भी कंप्लेन करें गवर्नमेंट को कि हाँ हमारी रोड टूट चुकी है, हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट फार्मर्स वो इतने ज़्यादा इंग्रूव्ड होते हैं अपने प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए कि वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। फिर सोचते हैं चलो ठीक है भाई अब इतना ट्रैवल करना ही है तो फिर क्या कर सकते हैं, अब गवर्नमेंट ध्यान दे नहीं रही तो क्या कर सकते, तो उनको फिर वहाँ पर सफ़र करना पड़ता है। तो उसके बाद आता है हमारा 5th पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म। एम्प्लॉयमेंट जो है हम लोग एजुकेशन सेक्टर में भी दे सकते हैं, हेल्थ में भी दे सकते हैं और टूरिज्म में भी दे सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोल सकते हैं, वहाँ पे टीचर्स का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं ताकि वो इंडिया को डेवलपमेंट की तरफ ले जाए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं जिससे कि सबका इलाज टाइम पे हो और हम दूसरों की ज़िंदगी को क्या कर सके, सेव कर सके, राइट। उसके बाद जो है टूरिज्म का मतलब होता है कि जो लोग बाहर से आते हैं आप उन्हें अपने जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है आप उसे घुमा रहे हो, उनके बारे में बता रहे हो और उसके लिए कुछ चार्जेस ले रहे हो। तो इंडिया में जो है 35 लाख जॉब्स जो हैं एवरी ईयर टूरिज्म सेक्टर में जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। हर साल 35 लाख जॉब्स जो है, नए जॉब्स हर साल टूरिज्म सेक्शन में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग फॉरेन से आते हैं उतना ज़्यादा जो है गाइड्स की ज़रूरत होती है जो उन्हें बता सके हमारी संस्कृति के बारे में या उस मॉन्यूमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये जो 5 तरीका है इससे हम लोग अपने देश में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। एक बार रिकॉल करते हैं कि ये 5 तरीका क्या है। पहला है टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, सेकंड है प्रमोशन ऑफ अलाइड एग्रीकल्चर, थर्ड है फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बैंक क्रेडिट्स, चौथा है एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिफ्थ है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कीम की बात कर लेते हैं
है नरेगा 2005 की। ठीक है, नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अब ये क्यों बना था, इसका क्या यूज़ है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। So, NREGA Narega was formulated in 2005 and launched by Prime Minister on 2nd February 2006. Later on, its name changed to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act मनरेगा। सो यहाँ पे कहते हैं कि नरेगा जो है वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था जो कि 2005 में बना था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इसे 2 फरवरी 2006 को इंट्रोड्यूस किया गया और फिर इसका नाम कुछ दिनों के बाद चेंज करके मनरेगा रख दिया गया, जिसका फुल फॉर्म का होता है मनरेगा का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या होता है ये देखते हैं। द मेन फीचर ऑफ द स्कीम्स आर फर्स्ट, ए टारगेट शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड वुमेन सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड रूरल एरियाज। तो ये जो एक्ट है वो मेनली जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं यानी एसटीज जो हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटीज, और जो वुमेन्स हैं जो कि पॉवर्टी से सफ़र कर रही हैं उनके लिए है। दूसरा, द स्कीम गारंटी 100 days recently amendment to 150 days in drought hit areas of wages employment in a year to every rural household in 625 district of country। सो यहाँ पे कहता है कि कंट्री में जो 625 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी में सभी को 100 दिन का काम देना मनरेगा का एम है, यानी 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट सभी इंडियंस को देना, सभी 625 डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड करना मनरेगा एक्ट का एम है। ठीक है, तीसरा, द ग्राम पंचायत आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन विल रजिस्टर्ड हाउस होल्ड्स एंड इशू जॉब कार्ड टू देम। यहाँ पे कहता है कि जो ग्राम पंचायत होती है विलेज की, वो क्या करती है कि प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद सभी जिसको नौकरी की ज़रूरत होती है, जिन्होंने अपील किया होता है, उन सभी को एक जॉब कार्ड देती है। ठीक है, अब इस जॉब कार्ड का वो क्या करते हैं आइए देखते हैं। This act is also called as right to work because if the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowance to the people. So वो जो इशू करती हैं कार्ड, उससे जो है वो जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे उन्हें 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। बट अगर ये एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट देने में असफल हुई, यानी अगर उनके पास सपोज़ कि जितनी फैक्ट्रीज़ में ज़रूरत है उतने वर्कर्स हैं और उनको एक्स्ट्रा वर्कर्स की अब ज़रूरत नहीं है, तो वर्क जो हमारी गवर्नमेंट है वो उन सभी लोगों को पैसे देती है। ठीक है, जो वो 100 डेज़ का काम करने से जो वो पैसा कमाते हैं वो पैसा उन्हें देती है। क्यों देती है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक राइट मिला है और वो है राइट टू वर्क, यानी हम सभी को ये राइट है कि हम लोग काम करें और हम सभी को काम मिले और हम पैसे को कमाएं, हम अपने लाइफ को सस्टेन करें। सो इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसे जो है 625 डिस्ट्रिक्ट्स में 100 डेज़ का जो है एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है जिन्होंने भी अप्लाई किया है इस एम्प्लॉयमेंट के लिए, और अगर वो नहीं दे पाते हैं तो वो उस 100 डेज़ का जो वेजेस है, जो सैलरी है, वो उन वर्कर्स को गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा मनरेगा जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, यानी ऑर्गेनाइज्ड एंड इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। ठीक है, चलिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर। द ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल हैज अज्यूम्ड assured work. It is also called organized because it has some formal processes and procedures. So यहाँ पे कहता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऐसे फैक्ट्रीज़ को या फिर ऐसे एंटरप्राइजेस को या फिर ऐसे प्लेस ऑफ वर्क को कहती हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे होता हो और आपको पूरी गारंटी है अपने जॉब की। इसको ऑर्गेनाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इस इंडस्ट्रीज़ में, इस एंटरप्राइजेस में, इन फैक्ट्रीज़ में एक
जो रिटन प्रोसीजर्स होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, उसे फॉलो किया जाता है। अब जैसे स्कूल है, स्कूल में कुछ प्रोसेस है कि आपको एडमिशन के टाइम फ़ी देना होता है, फिर मंथली फ़ी देना होता है, एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, सबको फ़ी के रूप में आपसे लिया जाता है, क्योंकि वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि ये एक रूल ऑफ लॉ पे चलती है ना। These enterprises are registered by the government and have to follow the rules and regulations framed under various laws like Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Guarantee Act, etc. So यहाँ पे कहते हैं कि ये जो enterprises होती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के, वो उनको गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन से रूल, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट है, इन सभी चीज़ों को, इन सभी लॉज को इन सेक्टर के लोग जो है, जो इन सेक्टर को मैनेज करते हैं, उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। Thus, workers in the organized sector have security of employment, work for a fixed number of hours, and get additional overtime wages if asked to work more. They get medical benefits, and the management has to ensure facilities like clean drinking water and safe working environment. So यहाँ पे कहते हैं कि जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स क्या हैं, वो फैसिलिटीज़ क्या हैं? वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनके पास सिक्योरिटी होती है जॉब की। कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो भी एम्प्लॉयर हैं वो किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स और लॉ बने होते हैं कि इतने टाइम पीरियड के बाद वो नोटिस देते हैं कि हाँ इतना टाइम के बाद आपको हटाया जा रहा है, जो भी रीज़न हो। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है कि आप अपने लिए नौकरी ढूंढ लीजिए क्योंकि हम आपको हटा रहे हैं। तो ये बेनिफिट होता है पहला। दूसरा बेनिफिट होता है कि जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर्स वर्क करते हैं उनके लिए एक फ़िक्स वर्किंग आवर है जो कि है 8 to 10 आवर्स। ठीक है, 8 से 10 घंटे ही उन्हें काम करने पड़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा है कि अगर कभी फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को ज़रूरत है आपकी, यानी आपके द्वारा काम किए जाने की, तो वो आपको प्रेशराइज नहीं करता है, वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भैया हमारे लिए काम कर दो। और ये नहीं है कि वो आपसे फ्री में काम कराएगा, बिल्कुल नहीं, वो आपको उस काम के लिए एक्स्ट्रा पैसा देता है। ठीक है, उसके बाद चौथा आता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जो भी वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर की, वो आपके लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की एबिलिटी को इंश्योर करती है और साथ ही साथ सेफ़ इन्वायरमेंट का भी, सेफ़ वर्किंग इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखती है। यानी साफ़ पानी प्रोवाइड करना भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के मैनेजमेंट का काम है। और साथ ही साथ जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखना। किसी प्रकार का दिक्कत ना हो कहने का मतलब कि सेफ़ इन्वायरमेंट देना। ऐसा नहीं कि कोई केमिकल ऐसा हो जाए जिससे कि हाथ बर्न हो जाए या फिर जो किसी का बॉडी है वो बर्न हो जाए, किसी को हार्म पहुँचे। ऐसा जो चीज़ें हैं उसको क्या कहते हैं, उसको साइड करके रखना, उसको वर्कर से बचा के रखना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये काम जो होता है मैनेजमेंट का होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्लियर है। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। In contrast, the unorganized sector enterprises are not registered with the government. This sector is categorized by small and scattered units which are largely outside the control of government and government rules and regulations are not followed. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिल्कुल अपोजिट होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि जितने भी एंटरप्राइजेस होती हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं गवर्नमेंट से, और रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट से तो वो कोई रूल और रेगुलेशन भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नहीं मानते हैं। Okay, workers get lower wages and there is no provision for overtime payment, paid holidays or paid leaves due to sickness etc. So यहाँ पे कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको काफ़ी कम सैलरी दी जाती है। उनके केस में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो नहीं देखा जाता है और
अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है तो उनको पेड लीव्स यानी पैसा देकर लीव जो है वो नहीं मिलता है और ना ही कोई हॉलिडे मिलता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है उन्हें मिलता था और मेडिकल बेनिफिट्स मिलता था। मेडिकल बेनिफिट्स का मतलब अगर कभी बीमार हुए तो उन्हें उनका सैलरी नहीं कटता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। बट वहीं अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की जाए तो अगर कोई बीमार पड़ जाता है कोई एम्प्लॉय तो उसके पैसे कट जाते हैं। वो जितने दिन काम नहीं किया है अपनी बीमारी के वजह से उसके लिए कोई पैसे नहीं मिलते, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते थे। ओके और अगर कोई वर्कर ओवर टाइम करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो उसके लिए उसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाता है। A large number of people doing jobs like street hawkers, repair workmen, domestic servants and similar other workmen come under unorganized sector in urban areas। तो यहाँ पे कहता है कि अगर अर्बन एरियाज़ की बात किया जाए तो जितने भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं, रिपेयर वर्कमैन्स होते हैं, जितने भी रिक्शे वाले होते हैं, ये सब ऐसे लोग होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर आते हैं। इनके लिए कोई मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं है, कोई फैक्ट्रीज एक्ट नहीं है, कोई गारंटी एक्ट नहीं है, ये किसी एक्ट के अंडर ही नहीं आते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से रजिस्टर्ड ही नहीं है ना। अब आप एक एक रिक्शा वाले से पकड़ के तो नहीं बोल सकते ना कि भैया आप जाओ रजिस्टर कराओ अपने आप को, नहीं कह सकते। एक एक डोमेस्टिक सर्वेंट को तो नहीं पकड़ सकते। जब तक एक ग्रुप नहीं बनता है तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जा सके। अगर किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले काम करने वाले लोगों को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें ग्रुप में बांटना ही पड़ेगा, तभी ये काम हो सकता है। In rural areas, unorganized sector comprises land agriculture workers, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans. Workmen can be asked to quit the job at any time without any reason being given and thus employment is insecure. Casual workers and landless laborers in rural areas also fall in this category. तो यहाँ पे कहता है कि अगर रूरल एरियाज़ की बात की जाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी लैंडलेस लेबर होते हैं, जितने भी स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जितने भी कैजुअल वर्कर्स होते हैं, वो सारे जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। क्योंकि जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें कभी भी कहा जा सकता है कि भैया आप निकल जाओ, ठीक है। अब ऐसा होता है गांव में कि काम करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अगर आप नहीं कीजिएगा तो कोई और काम कर लेगा। अब सपोज़ लैंडलॉर्ड बोलता है कि हम आपसे 50 रुपीज़ में काम कराएंगे, जो भी पार्टिकुलर जो भी काम हो, आप बोलोगे कि नहीं करेंगे, दूसरा आदमी आ जाएगा वो बोले कि मैं कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, प्रॉफिट उसको, इनकम किसका होगा, उसका हो जाएगा। अब आपको तो अपनी लाइफ को सस्टेन करना पड़ता है उस इंसान को, तो क्या करता है, बोलता है कि चलो ठीक है कुछ भी नहीं कमाए उससे अच्छा क्या है कि 50 रुपीज़ तो मिल जाएगा। तो हालांकि उसकी इनकम होती है, हालांकि वो अपने लाइफ को सस्टेन कर रहा है, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो राइट्स उससे मिले हैं किसी भी लेबर को, किसी भी फार्मर को, उसका जो फॉलोइंग है वो नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर उसको फॉलो किया जाए, जितनी भी राइट्स हमें दिए गए हैं उसको फॉलो किया जाए तो किसी का भी लाइफ मिजरेबल नहीं रहेगा। सबका लाइफ एक अच्छा कहने का मतलब हार्डवर्क तो हर काम में करना पड़ता है बट एक लिमिट में रहेगा, ठीक है। इसके लिए आप सपोज कीजिए कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि कोई वर्कमैन है, उसको कभी बोला जा सकता है कि भाई अब तुम काम छोड़ के निकल जाओ। तो ये आपके घर काम करने वाले हैं, अगर आप उसको बोलते हो हेल्पर्स, आप उसको कभी भी बोल सकते हो कि निकल जाओ भाई, और वो आप पे लीगल केस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जो गवर्नमेंट है आप उससे क्या हो, उसकी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो, क्योंकि आप उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनको झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब बात कर रहा है यहाँ पे कि कैसे हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। Protection of unorganized sector workers can be accomplished through the following ways. First, develop alternative sources of employment besides agriculture. For this purpose, other sections of the economy like power, finance, skill development and other infrastructure needed to be developed. तो यहाँ पे कहता है कि अगर हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है एग्रीकल्चर के अलावा तो सबसे पहले तो हमें और सेक्टर्स जैसे कि पावर, फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट, इन सब पे काम करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन से नए नए टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं ताकि वो उसका यूज़ कर सके और अपने लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। सेकेंड है पब्लिक वर्क प्रोग्राम लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड स्कूल बिल्डिंग्स, ड्रिगिंग, इरिगेशन कैनल्स एंड सम अदर सिमिलर एक्टिविटीज शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन रूरल एरियाज विद अ व्यू टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल वर्कर्स थ्रू आउट द ईयर।
यहाँ पे बोलता है कि अगर आपको थ्रू आउट द ईयर किसी वर्कर को एम्प्लॉयमेंट देना है तो आप क्या कर सकते हो कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स या स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं, डिगिंग्स हैं, इरिगेशन कैनाल्स जो है, इन सबको फिट करने का काम इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो और उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। Third है, since the workers in the unorganized sector have no social security or job security, the government must provide them compulsory insurance either on marginal contribution or the nominal कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे कहता है कि अगर जितने भी लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है, उनके पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, सो इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को कुछ इंश्योरेंस दिया जा सके मार्जिनल रेट पे, यानी ज़्यादा इंटरेस्ट उनसे ना वसूलते हुए थोड़ा ही इंटरेस्ट उन पर लगाया जाए ताकि वो अपने लाइफ को अच्छे से जी सके। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, यानी जो हमारे सेक्टर्स होते हैं उसे ऑनरशिप के बेसिस पे हमने कैसे डिवाइड किया है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप देयर आर टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सो हमारा जो ऑनरशिप है उसके बेसिस पे जो है सेक्टर्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है हमारा प्राइवेट सेक्टर और दूसरा है हमारा पब्लिक सेक्टर। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये दोनों सेक्टर्स क्या होते हैं। In the public sector, government owns most of the assets and provides all the services. Therefore, it is also called state sector और government sector. So यहाँ पे कहता है कि जो public sector होता है उसमें government जो है सारे assets को own करता है, यानी सारे assets government के होती हैं और जो भी services provide करता है वो government ही करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भैया ये assets क्या होता है। So assets is the property of the business enterprise including the amount due to it from the others. So assert का मतलब होता है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की वो सारी asserts होती है, जैसे कि मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया। सो ये सारे क्या हैं, ये प्रॉपर्टी है बिजनेस की। सो इसलिए ये असर्ट हो गए। और इसके साथ साथ जो भी पैसे हमने दूसरों को दिए होते हैं उधार, क्रेडिट पे, वो भी हमारा क्या हुआ, असर्ट हुआ। तो बेसिकली जो भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होती है, जो कि हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, जिससे हमें पैसे मिलने वाले होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी असर्ट्स होती हैं। तो यहाँ पे कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो जो भी असर्ट्स होते हैं वो ओन करता है पब्लिक सेक्टर का और प्रोवाइड करता है सर्विसेज। ठीक है, किसको प्रोवाइड करता है, कंट्रीमेंस को, यानी इंडियंस को। ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए इंडियंस को प्रोवाइड करेंगे, अगर दूसरे कंट्री के हैं तो वो अपने कंट्री को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि जो हमारे पब्लिक सेक्टर होता है उसमें सारा जो काम होता है, यानी सारे जो एसेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन होती हैं और जो सारी सर्विसेज है वो गवर्नमेंट देती है, इसलिए इसे गवर्नमेंट सेक्टर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले लो रेलवेज, भारत हैवी इंडस्ट्रियल लिमिटेड एक्सेट्रास, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि हमारे भारत सरकार के अंडर आता है। ठीक है, in the private sector, ownership of assets and delivery of services lie in the hands of individuals or private companies. So यहाँ पे कहता है कि अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर का जो एसेट होता है और जो सर्विस दी जाती है, सर्विस की जो डिलीवरी होती है, वो कोई एक इंसान कंट्रोल कर रहा होता है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, इसे ये जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं करता। ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसके मालिक कौन होते हैं, कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई एक प्राइवेट कंपनी चलाने वाला हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, जैसे मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो मेडिकल फील्ड में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं जो कि डिफरेंट गुड्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, लाइक हिमालय, अरिस्टो, जुवेंटस, मेडले, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो इन कंपनी, ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट के अंडर ज़रूर काम करती है, गवर्नमेंट से लाइसेंस्ड होके ही ये काम करती हैं, पर ये सर्विसेज जो है वो कंपनी डिसाइड करेंगी कि कौन सी सर्विसेज उन्हें देनी है, कौन सी सर्विसेज उन्हें नहीं देनी है। इस पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के एग्जाम्पल में हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेस्लो, पब्लिक सेक्टर टेस्लो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे।
Public sector operates with welfare motive while private sector operates for profit motive। तो ये हमारा सबसे मेन टॉपिक है इस पूरे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का, कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो जो है उसका मेन मोटिव होता है पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, बिजनेस से क्या करना, प्रॉफिट कमाना। बट वहीं जो हमारी पब्लिक सेक्टर होती है उसका मोटिव पैसे कमाना नहीं बल्कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना होता है, ठीक है। In India, public sector predominates in mining, power generation, healthcare, education, etc., which belongs to the infrastructure development and core activities. So जितने भी main activities होते हैं या फिर जितने भी main services होती हैं जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा important है, जो कि लोगों को has a human right मिलना चाहिए, वो सारी जो services होती हैं वो हमें government अपने अंदर रखी हुई हैं कि वो services हम देंगे ताकि profit कमाने के चक्कर में जो दूसरी कंपनीज है वो उस पर ज़्यादा क्या करें, ज़्यादा चार्ज ना करें। अगर ज़्यादा चार्ज करेंगी तो जो पुअर लोग हैं वो उस सर्विसेज को नहीं ले पाएंगे। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट फिक्स करती है, ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाती है जिसकी वजह से जो भी सर्विसेज इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, भले ही वो रिच हो या पुअर हो, उनको वो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एरियाज़ में ये सारी जो हमारी गवर्नमेंट है वो इन सेक्टर्स को रखती है, पब्लिक सेक्टर को रखती है, वो है हमारा माइनिंग एरियाज़, पावर जनरेशन एरियाज़, हेल्थ केयर एरियाज़, एजुकेशन एरियाज़, और भी बहुत सारे एरियाज़ है जो कि गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखी है ताकि इक्वल जो हमारा रिसोर्सेज है वो अच्छे से सब में बटे, आई मीन टू से जो रिच है उनमें भी और जो पुअर है उनमें भी, ठीक है। वाइल प्राइवेट सेक्टर प्रीडोमिनेट्स इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, होटल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, और वहीं जो प्राइवेट सेक्टर है वो डोमिनेट करता है हमारा एग्रीकल्चर का एरिया, ट्रेड का एरिया, जो होटल में रहते हैं या जो भी होटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी होटल की जो चार्जेस होते हैं वो एरियाज़, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है गुड्स की, उन एरियाज़ में जो है प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर, कि भैया पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं उसका क्या रोल है। तो फर्स्ट है डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहला रोल जो होता है हमारे प्राइवेट सेक्टर का वो होता है कि हमारे कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करना, ठीक है। दूसरा डेवलपिंग बैकवर्ड रीजन्स by setting up industries, making roads etc. to provide employment in backward areas। तो दूसरा होता है कि जितने भी बैकवर्ड रीजन्स हैं, ठीक है, जो कि पिछड़े हुए, जैसे हम लोग कहते हैं जो पिछड़े हुए एरियाज़ हैं उन सबको डेवलपमेंट पे लाना, उन सबका डेवलपमेंट करना, ये जो है हमारे प्राइवेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हो, रोड का कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो, ताकि जो लोग अंडर डेवलप हैं वो भी डेवलपमेंट की तरफ क्या करें, अपना प्रोग्रेस करें, ठीक है। तीसरा इनकरेज प्राइवेट सेक्टर टू ओपन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका ये काम होता है कि वो इनकरेज करे प्राइवेट सेक्टर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करें ताकि जो एम्प्लॉयमेंट हो वो इंक्रीज़ हो। तो ये किसका काम है, ये गवर्नमेंट सेक्टर का काम है इस चीज़ का इंश्योर करना कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हो ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। फिर फोर्थ पॉइंट है सपोर्ट्स फार्मर बाय बाइंग फूड ग्रेन्स एंड सपोर्ट्स पुअर पीपल बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन्स एट लो कॉस्ट। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं उनको जो गुड्स ग्रेन्स होते हैं उनके ग्रेन्स को खरीदना, जैसे कि एमएसपी है हमारी गवर्नमेंट का स्कीम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। तो ये हमारी गवर्नमेंट को देना, जब भी हम कोई प्रोडक्ट, मतलब जब भी गवर्नमेंट जो भी फार्मर्स होते हैं उनके प्रोड्यूस को जब खरीदती हैं तो उसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स रहता है, उसी रेट पे वो खरीदते हैं ताकि फार्मर्स को हेल्प मिल सके, ठीक है। और वहीं ये भी इंश्योर करना कि जो गरीब हैं उनको अच्छे से लो प्राइस में फूड ग्रेन्स मिले, ये भी इंश्योर करना जो है प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का ही अंडर आता है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो ये इंश्योर करे कि फार्मर्स के जो ग्रेन्स हैं उसे एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदा जाए और जो फूड ग्रेन्स हैं उन्हें पुअर पीपल को एक लो कॉस्ट पे प्रोवाइड किया जाए राशन शॉप्स के द्वारा, ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन इन बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज। सो ये भी जो है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करे, इंट्रोड्यूस करे, लोगों को उनको जागरूक बनाए कि वो अपने हेल्थ का केयर करें और उनका ट्रीटमेंट, अगर कोई बीमार है तो उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए। और साथ ही साथ जो भी बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, जो भी रूरल एरियाज़ में रहते हैं, वो एजुकेट हो सकें। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की ही बनती है। अब आता है सिक्स पॉइंट, डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ हाउसिंग एक्सेट्रा। सो गवर्नमेंट सेक्टर का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जितनी भी जो लोग हैं वो अगर किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, अगर उनके पास पीने का पानी अच्छा नहीं आता है या फिर जो जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं वो अच्छा नहीं है, रहने को घर नहीं है, सो ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को भी प्रोवाइड कराना हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें ये इंश्योर करना होता है कि जो भी लोग हैं इंडिया के, उन्हें स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ वायु मिले, उसके बाद जितने भी लोग हैं, गरीब हों या अमीर हों, सबको एक रहने के लिए मकान हो, सभी का जो लाइफस्टाइल है वो अच्छे से रहे। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये हमारी पब्लिक या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की ही होती है। सो फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो हैज़ यूजुअल आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने इंग्लिश मेन कोर्स की चैप्टर्स का। थैंक यू।